नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है साहित्य समारोहों की प्रासंगिकता, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद डॉक्टर सविता मोहन और नमस्कार देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजक प्रवीण भट्ट। नमस्कार डॉक्टर सविता मोहन और प्रवीण जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत प्रवीण भट्ट जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो साहित्य समारोह होते हैं, ये साहित्य के संवर्धन में, किताबों की दुनिया को आबाद करने में इनकी कितनी भूमिका होती है और क्या भूमिका होती है? नौटियाल जी, मेरी समझ से ये जो आयोजन हैं ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं इस समय जी। इस दशक में कम से कम मैं कहूँगा ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। साहित्य और साहित्य समारोहों के आयोजकों और पाठकों, लेखकों, इन सबको जोड़ने की एक कड़ी के रूप में अगर आप देखेंगे तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जहाँ भी साहित्य आयोजन होते हैं वहाँ पाठक सीधे जुड़ जाते हैं, लेखक भी वहाँ पहुँचते हैं और प्रकाशक भी वहाँ पहुँचते हैं और विद्यार्थी भी वहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो साहित्य समारोह हैं वो एक तरह का समागम हो जाता है। सभी लोग वहाँ आते हैं और पाठक को सीधे लेखक से मिलने का मौका मिलता है और उसकी बातें सुनने का मौका मिलता है और किताबें खरीदने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग जब अपनी स्टॉल लगाते हैं तो पाठक को एक खुली जगह में बहुत सारी किताबें एक साथ देखने का मौका मिलता है और अलग अलग विषयों पर जो चर्चा होती है तो उससे उसकी समझ भी बेहतर होती है और लेखक की राय को और बेहतर तरीके से जानने का भी पाठक को मौका मिलता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये मौका होता है पाठक, लेखक, प्रकाशक, सभी लोगों के लिए। चलिए भट्ट जी, ये जानना हमारे लिए भी सुखद है कि साहित्य समारोह, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही जाड़ों का मौसम आता है तो एक सिरे से साहित्य समारोहों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, इसलिए ज़रूरी था कि पहला सवाल आपसे ये किया जाए। डॉक्टर सविता मोहन विश्वविद्यालय की प्राध्यापक से लेकर और उसके बाद निदेशक तक की आपकी एक बहुत लंबी यात्रा रही है। और इस यात्रा में, क्योंकि आप साहित्य की विद्यार्थी रही हैं, आपने बहुत करीब से देखा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसी समाज में साहित्य के संस्कारों को विकसित करने में क्या क्या तत्व होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, और उनमें ये जो जिसकी तरफ प्रवीण भट्ट जी इशारा कर रहे हैं कि साहित्य समारोह, इनकी कितनी भूमिका होती है? अपनी बात को शुरू कर रही हूँ। वेद का एक मंत्र है, कस्मे देवाय हविषा विधेय जी, यानी मैं अपनी आहुति किस देवता को दूं। क्या बात है। लेखक के संदर्भ में जब मैं इसको सोचती हूँ तो कि लेखक किसके लिए लिख रहा है, किसको आहुति दे रहा है? पाठक के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, अर्थ के लिए या अनर्थ के लिए जी? किसके लिए वो इतना सारा प्रपंच रच रहा है? यदि वो समाज के लिए लिख रहा है तो उसको समाज के पास जाना पड़ेगा। यदि वो विद्यार्थी के पास के लिए लिख रहा है तो विद्यार्थी के पास जाना पड़ेगा जी। परंतु लेखक तो लेखक है ना, अपनी घर में बैठ करके, अपनी सीमित साधनों में बैठ करके वो लिखता है और लिखकर को प्रकाशक के माध्यम से समाज के पास देता है। स्वयं वो कैसे जाए, उसके लिए इस तरह के आयोजन बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात। वो स्वयं तो कर नहीं सकता है, तो प्रकाशक या कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं या सरकार की कुछ संस्थाएं ये कार्य करती हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और बस वही मेरा एक प्रश्न होता है कि जो संस्कार है, पढ़ने का संस्कार है, वो इन समारोहों के द्वारा जागृत होता है। जब हम लेखक से पूछते हैं, अभी पिछले वर्ष एक रेस्टोरेंट में दिल्ली की जानी मानी कुछ लेखिका आई थी और उन्होंने मुझे भी कहा था कि आप भी आइए, तो मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न करे, उनके लेखन पे करे। जो उनका उपन्यास मैंने पढ़ा था तो मैंने एक दूसरी दृष्टि से पढ़ा था, क्योंकि मैं तो एक सजग पाठिका हूँ। जब वो बोल रही थी तो उनका दृष्टिकोण आया। हमारे बहुत देर तक हम दोनों की बातचीत भी होती रही कि नहीं, पाठक को आप बेवकूफ़ मत समझिए, पाठक बहुत अच्छी दृष्टि रखता है और तभी पढ़ता है, और आप इसको इस दृष्टि से कह रही हैं, आप गलत कह रही हैं। तो मुझे लगता है ये समारोह पाठक को भी पढ़ने की तमीज़ देता है और लेखक को भी बताता है कि पाठक को दृष्टि में रख करके ऐसा लिखा जाए। बहुत बड़ी बात कही। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे समारोह हो और इन समारोह में सभी लोगों को, विशेष रूप से पाठक वर्ग को वहाँ पर आमंत्रित किया जाए। क्या बात है।
डॉक्टर सविता मोहन, इसीलिए मैं ये सवाल लेकर आपके पास आया था कि हम देख रहे थे कि इस तरह के कई आयोजनों में आप सीधे सीधे प्रतिभागी की भूमिका में भी रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अनुभव अपने होंगे। प्रवीण भट्ट जी, देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल को बहुत बृहद स्तर पर आपने आयोजित किया है। मुझे लगता है तीन आयोजन आपने संपन्न करवाए, और इस दौर में जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल लगातार एक श्रृंखला साहित्य समारोहों की चल रही है, क्या चुनौतियां होती हैं इस तरह के साहित्यिक आयोजन करने में? आपके तो अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, आपके अनुभव। नौटियाल जी, इसमें चुनौतियों का जहाँ तक सवाल है, हर ज्योग्राफी की अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। अब किसी प्रदेश में सरकार बहुत उनका साथ देती है और कई बार तो विभाग पूरा आयोजित करता है, और जो प्रकाशक या दूसरी संस्थाएं उनके साथ सहयोगी की भूमिका में होती हैं, तो आयोजन एक तरह से सरलता से हो जाता है। अब किसी प्रदेश में क्या होता है कि कोई ऐसे लोग जिसमें माना कोई कॉरपोरेट या कोई बड़े अधिकारी या फिर कोई शासन सत्ता के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वहाँ भी वो आसानी से हो जाता है। लेकिन कहीं पर क्या होता है कि माना कोई प्रकाशक, कोई स्वयंसेवी संस्था उसको कर रही है, तो उसके लिए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। फिर वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है वो आयोजन, उसमें किन लोगों को बुलाया जा रहा है, संख्या कितनी है, तो बहुत सारी स्थितियों से निर्भर करेगा। लेकिन मोटे तौर पर मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के आयोजनों को करने के लिए जो आर्थिक जो संसाधन जुटाने की चुनौती है वो सबसे बड़ी होती है। क्योंकि पाठक को जब पता चलता है, अगर वो पाठक वास्तव में पाठक है, वो पढ़ता है किताबों को, तो वो आ जाएगा। उसको ढूंढना होता है किताबों को, लेखकों से मिलना होता है, तो पाठक को अगर उस बात की सूचना है तो पाठक आ जाता है। लेकिन आयोजक के लिए मुख्य चुनौती होती है कि वो अपना, क्योंकि उसमें संसाधन कैसे जुटाए, क्योंकि वो संसाधन मतलब एक तरह से वापस नहीं आते हैं। मतलब अगर आपने किसी लिटरेचर फेस्टिवल में पैसा लगाया है तो आप ये समझ के कि मतलब माना इसकी इसमें किताबें बिक जाएंगी, उससे मेरा पैसा वापस आ जाएगा, तो ये लगभग नामुमकिन है। तो आपको स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है। तो कहीं वो स्पॉन्सर्स होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। तो जैसे मैं अपने राज्य की बात करूं तो यहाँ पर स्पॉन्सर्स की थोड़ा कमी है, मतलब उस तरह से लोग आगे नहीं आ पाते हैं, अभी कम से कम नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जूझते हैं, जो भी लोग साहित्य समारोह करते हैं उनको जूझना पड़ता है स्थितियों से। जो भी क्या, मुझे लगता है कि एक बीच में एक हल्द्वानी में हमने सुना था, मेरे ख्याल से पिछले साल, कि एक साहित्य समारोह वहाँ पर हुआ था आयोजित, और 3 आयोजन हमने देहरादून में देखे। बल्कि पिछला जो एक आयोजन था तो वो आपने बहुत बृहद स्तर पे किया था, और उसमें हमने पूरे भारत के महत्वपूर्ण लेखकों, भाषाविदों को वहाँ पर सुना था। वो अपने आप में उसकी बहुत ही शानदार स्मृतियाँ, और इसके लिए आप बधाई के पात्र भी। ऐसे आयोजन किए जाने चाहिए, इसकी बड़ी कमी लगती है उत्तराखंड में कि शासन कभी भी कोई इस तरह का लिटरेचर फेस्टिवल समारोह नहीं आयोजित करती, जबकि ये उत्तराखंड राज्य तो अपनी शिक्षा जगत के लिए, अपने साहित्य जगत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी, निश्चित रूप से। चाहे मौलाराम से लें, पंत जी से लें, जितने भी और सिने जगत के हमारे लोग प्रतिष्ठित हैं, नाट्य जगत में हमारे लोग प्रतिष्ठित हैं, परंतु फिर भी जब हम समारोह की बात करते हैं तो शासन जैसे सोचता है कि ये कि कोई गैर जरूरी बात हम लोग कर रहे हैं। जी। मुझे लगता है प्रवीण को जरूर ऐसा अनुभव हुआ होगा कि हम यदि हम उनसे नल मांगते तो नल मिल जाता, पानी मिल जाता, पर किताब के लिए 4 कुर्सियां मिलनी मुश्किल होती है। ये लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जब एक परिवेश बनता है, एक वातावरण बनता है, तो सरकारें भी हमारी ही होती है। इसमें एक स्थिति है असल में उत्तराखंड में, क्या है कि समारोह तो हो रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है कि एक तो उसमें सरकार की कोई क्रमबद्धता नहीं है, माना हर साल होने वाली कोई श्रृंखला नहीं है, और दूसरा माना विभाग में कोई मंत्री जी हैं, उनको किसी ने सुझाव दिया कि कुछ साहित्यकारों को हम सम्मानित कर लें, तो वो आनंद फानंद में कुछ प्रोग्राम करेंगे और कर लेंगे, उसमें कोई प्रकाशक इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो उसकी क्रमबद्धता बननी चाहिए, कोई प्रदेश स्तरीय ऐसा आयोजन सरकार करे जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हों, किताबों से जुड़े हुए सब लोग, पाठक, लेखक, प्रकाशक, सभी लोग, तब उसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनेगी। लेकिन यहाँ मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। बीच में प्रवीण जी आपकी बात पर मुझे स्मरण आता है कि 2-3 साल पहले लगातार 2-3 आवृत्तियाँ उसकी हुई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट ने यहीं देहरादून में एक शानदार पुस्तक मेला किया था, और एक पुस्तक मेला उन्होंने हल्द्वानी में भी किया था। उच्च शिक्षा में जब मैं थी जी, तभी हमने पुस्तक मेला किया जी। तब आप निदेशक, बतौर निदेशक वहाँ पर थी, और बहुत सफल रहा था, बहुत सफल पुस्तक मेला वो हुआ था। और जो ये अमूमन हम लोगों की आपत्ति रहती है कि पाठक कम है,
लेकिन वहाँ जो भीड़ उमड़ी थी उस समय, बहुत सुबह 10 बजे से और रात के 9 बजे तक हम परेड ग्राउंड में भीड़ जो देखते थे, तो ये भी बात एकदम झूठी साबित हुई कि पाठक नहीं है। बहरहाल डॉक्टर सविता मोहन, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि ये जो साहित्य समारोह होते हैं, बीच बीच में प्रवीण जी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, बेशक आपके देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ पुस्तक ये जो साहित्य समारोह होते हैं वहाँ से जानबूझकर कुछ विवादास्पद टिप्पणियाँ आती हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जानबूझकर किया जाता है या ये अनायास हो जाता है? आपने बहुत ही अच्छा मेरे मन माफिक प्रश्न मुझसे पूछ लिया जी। मैं भी साहित्य जगत की गतिविधियों पर बहुत नज़र रखती हूँ और मुझे लगता है कि साहित्य में खेमे बटे हुए हैं भाई। निश्चित रूप से जी। एक खेमे वाला जब अपना एक समारोह करता है तो दूसरे खेमे वाला जरूर वहाँ पर विवाद पैदा करता है जी। चाहे वो खेमेबंदी को लेके करेगा या विचारधारा को लेके करेगा या किसी साहित्यिक उपन्यास को करेगा या कविता संग्रह को करेगा। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में हो रहा है ना आजकल कि वो एक विवाद पैदा करो और फिल्म हिट हो जाती है, वैसे ही कुछ हवा जो है साहित्य में भी हो रही है। क्या बात है। और इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि केवल साहित्यकारों में नहीं बल्कि प्रकाशकों में भी विभाजन है। अगर आप देश के 5 शीर्ष प्रकाशकों को देख लें तो आप ये पाएंगे कि कुछ लोग जो है वो एक राष्ट्रवादी और एक जो विचारधारा चल पड़ी उसको समर्थन करते हैं। पूरी की पूरी किताबें उनकी हैं, शेष बाकी किताबें दूसरों की हैं। जो आप पाएंगे आज मैं देहरादून में देखती हूँ, एक समारोह में जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ तो लोग मुझे हर समारोह में बुला लेते हैं। तो एक मैं जाती हूँ तो लगता है कि देश खतरे में है। राष्ट्रवादी विचारधारा, तुम वीर तुम बढ़े चलो, ये विचारधारा आती है। एक तरफ दूसरी विचारधारा के लोग होते हैं, लगता है कि समाज में सारे गरीब ही गरीब है और सब शोषण ही शोषण हो रहा है। एक तरफ वो विचारधारा चलती है, एक तरफ बिल्कुल अंग्रेजी वर्ग के लोग बिल्कुल सूट फूट पकड़ के बैठे हुए हैं और वो भूल गए हैं कि वो हिंदुस्तान में है। एक वर्ग वो है। तो समाज के ये सारे वर्ग जो साहित्य के बारे में सोच रहे हैं, परंतु जो उस बेचारे उस पाठक के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस पाठक को सिर्फ शुद्ध साहित्य चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने डॉक्टर सविता मोहन, जिस तरफ आप हमारी बहस को ले आए हैं, यही महत्वपूर्ण पक्ष है कि अंततः पूरे साहित्य का सरोकार पाठक है। बिल्कुल पाठक। जिसके लिए हम किताब लिख रहे हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे कहती हूँ, अभी एक समारोह हुआ तो वहाँ पर मुझसे भी पूछा गया कि आप क्या लिख रही हैं। तो मैंने कहा ये प्रश्न आपका बेईमानी है मेरे संदर्भ में, कि नहीं क्यों आप ऐसा क्यों कहती हैं। मैंने कहा आप ये पूछिए मैं क्या पढ़ रही हूँ। बहुत बड़ी बात। हर एक व्यक्ति यदि लिखने ही लगेगा तो पढ़ेगा कौन? पढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण काम है, उतना ही बड़ा सृजन है जितना बड़ा आप एक कहानी लिखते हैं। जी। मैं भी तो आपकी कहानी के साथ आपके सुरीली गांव में जाती हूँ ना। जी जी जी। मैं भी तो जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप के साथ जब वो जलता है तो मैं भी तो जलती हूँ ना। बहुत बड़ी बात। जब देवसेना रोती है तो मैं भी रोती हूँ। तो जैसा सृजन आप कर रहे हैं एक पाठक के नाते, मैं भी तो वो भोग रही हूँ। तो आप में मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंतर तब होता है जब आप मुझे भुला देते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये एक शिक्षाविद की तरफ से ही ये टिप्पणी आ सकती है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि साहित्य में भी तमाम तरह की खेमेबाजियाँ हैं और हर ग्रुप ये दावा करता है कि उसी की विचारधारा सही है। बहरहाल थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और मैं प्रवीण जी के पास इस सवाल के साथ जा रहा हूँ कि प्रवीण जी, अब तो वो जो महामारी की बात की परिस्थितियाँ थी, सौभाग्य से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं और चीज़ें पूर्ववत होने लगी हैं। हम देख रहे हैं कि देश भर में साहित्य समारोह आजकल हो रहे हैं। देहरादून साहित्य समारोह के बारे में आपकी क्या योजना है और क्या हम उम्मीद करें कि इस साल 2023 में हम देहरादून में भी कोई साहित्य समारोह देखेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से 2023 के बारे में हमने पूरी योजना बना ली है। बहुत अच्छी और हमने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। तो इस वर्ष हम जरूर करेंगे इस आयोजन को और बृहद स्तर पर करेंगे। बल्कि इस वर्ष से वो श्रृंखला फिर से चल पड़ेगी। बहुत अच्छा। बहुत हम तो हमारे लायक कोई कार्य होगा तो जरूर दीजिएगा। क्योंकि डॉक्टर सविता मोहन, मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आ रहा था कि एक अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो हमारा एक खास, जैसे प्रवीण जी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि एक खास तरह की जोग्राफिया हमारा है, अपना एक भूगोल है, अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति है। तो आप क्या समझते हैं कि उत्तराखंड की परिधि में जो साहित्य समारोह हो उसमें क्या मुद्दे हैं जो प्रमुखता से आने चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। असल में मैं 20 साल पहले, 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 20 साल पह
उत्तराखंड के शिक्षा जगत को, साहित्य जगत को लंबे समय से देख रही हूँ और समझ रही हूँ जी। मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड में लिखा गया है आज तक जी, वो बहुत ही ज़्यादा स्तर का है, बहुत स्तर का है। आज और मैं आज के समय में जो लिखा जा रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता देहरादून में जबकि पुस्तक का विमोचन नहीं होता। और कई बार तो मुझे ये बात कहना पड़ती है किसी मंच पे, मैं खुल के कहती हूँ कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात है जी, निश्चित रूप। तो मुझे लगता है कि कई बार हम लोग जल्दी प्रकाशित हो जाने के लिए पिछला नहीं पढ़ रहे हैं और सीधे प्रकाशित हो जाना चाहते हैं, वो एक अलग प्रश्न हो सकता है। लोक साहित्य बहुत लिखा जा रहा है, लोक कहानियाँ बहुत लिखी जा रही है, कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, परंतु जो हमारा प्राचीन साहित्य, पुराना साहित्य है, देश और विदेश का साहित्य है, उसको पढ़ने के लिए एक पाठक वर्ग और एक चर्चा का विषय लाना चाहिए। जैसे मैं चर्चा से शुरू से कही थी कि आजकल मैं लू सुन को पढ़ रही हूँ। लू सुन को जी, चाइना के बहुत बड़े, उनको वहाँ का गोरकी कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ प्रेमचंद को कहा जाता है। और मैंने प्रेमचंद की बहुत सारी, उनकी जब एक कहानी पढ़ रही थी तो मुझे प्रेमचंद की याद आ रही थी। फिर मैंने ढूंढा तो मुझे एक जगह एक लेख मिला कि प्रेमचंद और लूसुन की तुलनात्मक अध्ययन। तो मुझे लगा ये तो जो मैं सोच रही हूँ पहले भी सोचा जा चुका है। क्या बात है। तो मैं ये चाह रही थी कि यहाँ का जो विद्यार्थी वर्ग है उसके पास मैं लूसुन को ले जाऊँ। जैसे वहाँ मैं चाहती हूँ कि दांतोवस्की को ले जाऊँ, ये मैं लाहौर साइकिलतान को ले जाऊँ, मैं निर्मल वर्मा को ले जाऊँ, क्योंकि निर्मल वर्मा, शेख अज्ञे, ये इन्होंने जो लिखा है और जिस धरातल पर, जिस भाषा के कौशल से लिखा है, आज का लेखक थोड़ा सा दूर हो गया है। अच्छा, ये आपका बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, आरोप नहीं है मेरा ये। निर्मल वर्मा की लाल टीन की छत पढ़ लीजिए और उसके नीचे आप पढ़ करके ही भीगने लगेंगे। आज का जो मैं किसी उपन्यासकार को पढ़ती हूँ तो वो भावावेश या भावना का जो उद्रेक है ना, जो मुझे अपने साथ बहा ले जाता है, उसकी मुझे कहीं ना कहीं कमी लगती है। मैं साफ कह रही हूँ जी जी। तो जो ये समारोह होते हैं, उन समारोह में जब आपसे आपकी कहानी के बारे में पूछा जाएगा तब आप बताएंगे मुझे कि भाई लालटेन की छत के नीचे आप कैसे भीग सकती हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए यही वजह थी कि मैं आपके पास इस सवाल के साथ आया कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के संदर्भ में हमें बाहर का साहित्य भी जरूर पढ़ना चाहिए। हमें बंगाल का साहित्य, दक्षिण का साहित्य, पंजाब का साहित्य, राजस्थान का साहित्य, वहाँ में कितना राठी जी राजस्थान से आते हैं, क्या उपन्यास लिखते हैं। जी जी। बंगाल से बहुत सारे लोग हैं। हमको ताराशंकर चट्टोपाध्याय को पढ़ना चाहिए। विमल मित्र का पुनर्पाठ बहुत जरूरी है जी, क्योंकि ये सारे इनके पुनर्पाठ नहीं होगा, इनको फिर से नहीं पढ़ा जाएगा तो ये तो भुलाने योग्य तो है नहीं। जी प्रवीण भट्ट जी, जिस तरफ डॉक्टर सविता मोहन इशारा कर रही हैं, आप तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशक भी हैं उत्तराखंड के, क्या स्थिति है? एक तो जैसे आपने कहा कि लोक भाषा में बहुत सारी किताबें आ रही हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, और अब तो हम देखते हैं कि रंग और छोटी छोटी जो हमारी अंचल की भाषाएं हैं उनमें भी कुछ किताबें आ रही हैं। ये बहुत सुखद है, खासकर उन भाषाओं को बचाने के लिए। लेकिन जिस तरफ डॉक्टर सविता मोहन इशारा कर रही हैं, जो वैश्विक साहित्य है और जो दूसरा प्रांतीय साहित्य है, जैसे आपने बंगाल की चर्चा की, उसका कितना अनुवाद उत्तराखंड में आप कर पा रहे हैं, और जो कर भी पा रहे हैं उसको प्रति पाठकों का क्या नज़रिया है? इस पर आपकी टिप्पणी। अभी इस दिशा में तो बहुत शुरुआती काम हो रहा है। अभी जो काम हुआ है वो एक तो ये हुआ है कि नरेंद्र सिंह नेगी के जो गीत हैं उनको 4 हिस्सों में बांट के, मतलब प्रकृति वाले गीत, आंदोलन वाले गीत, प्रेम वाले गीत, ऐसे करके हमने एक छोटी पुस्तिका निकाली है अभी, और ए स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी। तो इस दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भविष्य में हम क्या कुछ और कर पाते हैं जी। तो इस तरह का हमने काम शुरू किया है। और जो ये बाहर का साहित्य है, वैश्विक साहित्य है, इसका भी मैं देख रहा था कि आपके कैटलॉग में बहुत सारी किताबें हैं, उनको लेकर पाठक का क्या नहीं, क्योंकि जिस तरफ डॉक्टर सविता मोहन कह रही थी कि लूसुन को लेकर जब आप उनको प्रेमचंद से कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि एक प्रेमचंद, जब हमारे यहाँ प्रेमचंद थे तो उसी के बरक से एक प्रेमचंद चीन में भी लिख रहे थे, जिन्होंने एक देश को बनाया। जिन्होंने एक देश को बनाया। तो
ऐसा साहित्य क्या हमारे उत्तराखंड की परिधि में है? थोड़ा आंचलिक जो पाठक है उसको लेके मुझे दुविधा है इस सवाल को लेके, क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि मैं 2 किताबों के उदाहरण आपको बताता हूँ जी। एक किताब का नाम है यूरोप के सामी आदिवासी, जनजीवन और लोक कथाएं जी। तो वो किताब हमने ही निकाली है जी। तो उसको लेकर भी उत्तराखंड का पाठक ना बहुत स्थानीय स्तर पर हमारे पाठक कई बार सोचते हैं, तो उसको लेकर भी वो सोचते हैं कि ये शायद यूरोपियन किताब है, ये हमारे काम की नहीं है, बजाय इसके वो उत्तराखंड की लोक कथाओं को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जी। फिर इसी तरह से एक किताब है जो हमने निकाली थी, वो अरुणाचल प्रदेश की एक लेखिका है जमुना बिन्नी तादर, तो वो उनकी मौलिक कथाओं का संकलन है, और तो अरुणाचल प्रदेश में जो 2-3 लोग ही केवल हिंदी में लिखते हैं उनमें से एक है वो जी। तो वो किताब देश में चर्चित रही है, लेकिन उत्तराखंड में लोग अभी भी अपने मतलब जैसे आसपास के लेखकों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जैसे माना विद्यासागर नौटियाल या मुकेश नौटियाल या नंद किशोर हटवाल या इस तरह से, तो वो उनको जिनको वो जान समझ रहे होंगे तो उनको वो ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। अभी मौजूदा स्थिति है, तो यदि हम उनको बताएं, सजेस्ट करें और उनको बताएं कि इन किताबों के अंदर ये है, इससे आप उस समाज की इन हिस्सों को, इन तरह के विरोधाभासों को समझ पाएंगे, तो कई बार पाठक देखते हैं, पर अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी समारोह इस आयोजन के माध्यम से कि क्यों नहीं हम लोग एक नई पहल करें साहित्यिक यात्रा की जी। एक समूह बनाएं, कुछ विद्यार्थी हों, कुछ शिक्षक हों, जो दूसरे प्रदेश में जाकर के वहाँ की साहित्य को जानने का प्रयास करें जी। जानना चाह रहे हों तो वहाँ जाएं, वहाँ के साहित्यकारों से मिलें, वहाँ का नया और पुराना साहित्य लाएं, अध्ययन करें। आप प्रकाशक हैं, प्रकाशन के बाद जो हमको लगेगा कि हाँ ये सब हमने वहाँ लिया, ऐसा अनुभव किया, ये कहानी ऐसी थी, ऐसी कहानी थी, आपके पास जाएं, आप वो पुस्तक लाएं, तो वो पुस्तक एक तरह से पाठक लोगों की, उन सारे लोगों की जिन्होंने यात्रा की, एक अनुभव यात्रा के साथ साहित्य यात्रा जी। डॉक्टर सविता मोहन, मुझे स्मरण आ रहा, बहुत मौलिक सुझाव आपका है साहित्य यात्रा वाला, और मुझे स्मरण आ रहा है कि हिमाचल में, शिमला में SR हरनोट और तमाम साथी जो वो ब्रिटिश ज़माने की जो ट्रेन है, उस ट्रेन में यात्रा करते हुए निकलते हैं और कई अंचलों को जोड़ते हुए इस तरह का उन्होंने प्रयोग किया है। जब मैं संस्थान में थी जी, तब हम लोगों ने ऐसी यात्रा को शासन से पास करवाया था। तो अभी होती है वो? ना बस वो वैसे ही बंद हो गई कि हम 10 देश के 10 विद्वानों को बुलाएं, उनसे उत्तराखंड की यात्रा करवाएं और वो उनको एक जगह, एक से दूसरी जगह, कौसानी ले जाएं, अपने मसूरी भी लाएं, नैनीताल ले जाएं, देहरादून लाएं, और इन जगहों को देख करके जो साहित्य वो लिखें वो हमारा हो जी, वो हमारे लिए लिखें, और उनको रहने का प्रबंध हम करेंगे, और यहाँ के हमारे लेखक भी साथ में हो, तो एक यात्रा, साहित्यिक यात्रा हमारी इस तरह से चले। हमारे बहुत इच्छा थी कि वो लोग पीताम्बर बर्थवाल के यहाँ जाएं, वो गंगा प्रसाद विमल के यहाँ जाएं, वो जगुड़ी जी से मिलें और उनके अनुभव भी वो साथ में लेते हुए आएँ, तो परंतु वो योजना हो नहीं पाई। तो अब चूँकि हम नौकरी में नहीं हूँ, परंतु ऐसी योजना यदि आप लोग बनाते हैं तो मैं साथ में हूँ, झंडा पकड़ने को तैयार हूँ। क्या बात है जी। इस कड़ी में एक आध बातें मैं आपको जानकारी के रूप में भी जोड़ना चाहता हूँ। जरूर। पिछले 2-3 वर्षों से धारचूला में, आपको यदि ज्ञात हो तो, धारचूला में एक पुस्तक मेला और साहित्य समारोह आयोजित हो रहा है हर वर्ष। अच्छा, वो मार्च अप्रैल में ऐसे वो करते हैं। तो इस वर्ष तो नवंबर-दिसंबर में हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पुस्तकें नहीं बिकती हैं, उस लेवल पे नहीं बिकती हैं, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती स्तर है और बहुत सीमांत का क्षेत्र है वो। लेकिन जहाँ तक किताबें नहीं पहुँचती हैं, जहाँ साहित्य नहीं पहुँचता है, अगर वहाँ लोग छू रहे हैं, पलट रहे हैं, लेखक का नाम देख रहे हैं, विषय वस्तु देख रहे हैं, तो आगे आने वाले दिन सुखद होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है अभी ना, मतलब बहुत ज़्यादा जगह, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस जो दूर सीमांत क्षेत्रों में, वहाँ किताबें देखने को भी नहीं मिलती हैं। मतलब जब बच्चों को हम किताबें दिखाते हैं, छोटी छोटी जगहों पे स्टॉल लगाते हैं, तो लोग पलट के खुश हो जाते हैं, उनको देखते हैं, पलटते हैं, प्रवीण भट्ट कहीं किनारे बैठ के पढ़ने लगते हैं उसको। मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूँ आपके बीच में, वो यही आपकी ही बात को एक तरह से वजन देने के लिए कि अभी ताज़ा पिछले 2-3 हफ्ते पहले टनकपुर, जो भारत का बिल्कुल सीमांत, उसके बाद आपका नेपाल शुरू हो जाता है, टनकपुर के कुछ लोगों ने अपने प्रयासों से एक बहुत शानदार पुस्तक मेला किया, और वहाँ पर डॉक्टर सविता मोहन, हम ये देखकर दंग रह गए कि क्या कोई समारोह ऐसा हो सकता है जिसमें आपको पैर रखने की जगह न मिले। इतनी भीड़ वहाँ पर आई, और प्रकाशक भी पूरे, खासकर उत्तर भारत के महत्वपूर्ण प्रकाशक वहाँ पहुँचे थे, और वो वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने प्रयासों से किया। तो अगर इस तरह के
पुस्तक मेले होते हैं, इस तरह के समारोह होते हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। हम लोग, मैं तो सोचती हूँ कि जैसे एक विवाह समारोह होता है, लोग जन्मदिन पे कितना पैसा खर्च कर देते हैं, केक काटते हैं, पता नहीं लोगों ताली बजा करके फिर समारोह, क्यों नहीं एक पुस्तक का जब जन्म होता है, विमोचन होता है, उसको एक समारोह पूर्वक मनाया जाए, वो भी एक साहित्यिक समारोह ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये परंपरा चली भी है, कुछ लोगों ने शुरू किया है। बल्कि डॉक्टर सविता मोहन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ लोगों ने तो अपने जन्मदिन को और किसी अपने महत्वपूर्ण दिवस को इसी रूप में याद करने की, परंतु उसमें बस मुझे एक ही चीज़ जो लगती है कि जिस दिन विमोचन हो उस दिन से विमोचन हो, खाना पीना और ताली बजाए जाए, उसकी समीक्षा के लिए एक अलग दूसरा दिन रखा जाए, क्योंकि आपने बोलने वालों को किताब तो दी नहीं है पहले, और लोग अभी आपकी किताब को सिर्फ देख रहे हैं। जब पाठक वर्ग भी पढ़ ले और हम भी पढ़ लें जो हम बोलना चाह रहे हैं, तो एक समीक्षा का दिवस एक अलग होना चाहिए। जी डॉक्टर सविता मोहन, फिर मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। आप दोनों की अभी तक की बातचीत से एक बड़ा सवाल मन में ये आता है कि अगर साहित्य समारोह साहित्यिक परिधि का निर्माण करते हैं और वहाँ कोई उस तरह का साहित्यिक सुगंध होती है, तब वहाँ से वो समारोह निकलते हैं, तो ऐसा क्यों है कि जो हमारे हिंदी पट्टी के खासकर बहुत महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं, जिनमें इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस जैसे शहर शामिल हैं, वहाँ का कोई बहुत महत्वपूर्ण साहित्य समारोह याद नहीं आता, ऐसा क्यों है? कोई इसकी खास वजह है? हिंदी पट्टी के समारोह याद नहीं होते? ऐसा नहीं है कि जी आपने सहभागिता की है किसी बड़े समारोह में, तो वहाँ भी लखनऊ में, इलाहाबाद में भी बहुत, असली में पहले ज़माने में, हाँ मैं अपनी बात थोड़ा सा यहाँ पे ला रही हूँ, पहले समय में कॉफ़ी हाउस हुआ करते थे। जी होते थे। हाँ, और वहाँ पर रोज ही साहित्य, गंगा प्रसाद विमल से मेरी अच्छी मित्रता थी, वो कहते दिल्ली आएगी तो मैं फलानी जगह मिलूंगा तुझको जी। वहाँ पर सारे लोग मिलते थे, दिल्ली के लोग, और एक समारोह रोज ही हो रहा है जी। रोज ही तूने क्या लिखा मित्र, और यहाँ से बात शुरू होकर के किसी किताब की, किसी कहानी की, किसी की कहानी की, इस दुनिया की नहीं, विदेशों की कहानी की, या पहले पढ़ी हुई किसी किताब की चर्चा वहाँ पे होती है। इलाहाबाद में भी यही परंपरा है, लखनऊ में भी यही परंपरा है, एक ज़माने में नैनीताल में भी यही परंपरा थी। मैं तो नैनीताल की पढ़ी लिखी हूँ, वहाँ भी सारे पढ़े लिखे लोग एक जगह बैठते थे और बैठ करके किताबों की चर्चा होती थी। अब थोड़ा सा हमारी सोच व्यक्तिवादी हो गई है, हम लोग ने अपने अपने चारों तरफ एक दायरे से बना लिए हैं, इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे हैं जी, बाहर की तरफ नहीं जा रहे। इसमें एक आध चीज़ और भी है ना, स्टेशन शिफ्ट करते हैं असल में लोगों के साथ ना, जैसे इलाहाबाद एक दौर में था, अब नहीं है, अब कोई और स्टेशन है, कुछ नए स्टेशन बन रहे हैं, तो अब इलाहाबाद में जो चीज़ें, जो मिजाज जो वो था, वो सब अब आज देखेंगे आप तो दिल्ली में है। छोटी छोटी सभाएं रोज़ दिल्ली में कहीं ना कहीं साहित्य के महोत्सव कुछ ना कुछ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद ये सब मिला के होती रहती हैं, लोग लगातार इधर उधर करते रहते हैं। या फिर और आप बाहर निकल जाए तो छोटे बहुत सारे शहर इस समय विकसित हो रहे हैं साहित्य के केंद्र के रूप में, तो जगहें शिफ्ट भी करती हैं, कई बार लोग भी शिफ्ट करते हैं। देहरादून में भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर बिना संकोच आप जाओ, दो कोई ना कोई एक दो लोग आपको मिले। और आज मैंने कुप्रीन की कहानी पढ़ी, आज मैंने अज्ञे ये पढ़ा, या किसी में बार बार अज्ञे, क्योंकि मुझे अज्ञे अच्छे लगते हैं। आप दोनों से मेरा ये सवाल है, जैसे अभी प्रवीण जी ने कहा कि जगह शिफ्ट करती हैं, क्या इस शिफ्टिंग का कुछ असर आप देहरादून में देखते हैं? पहले प्रवीण जी आप। जी निश्चित रूप से मैं देखता हूँ इसका असर, क्योंकि आप देखते होंगे कि पिछले एक दशक पहले तक देहरादून में साहित्य के प्रकाशन का कोई केंद्र नहीं था, लेकिन आज छोटे बड़े मिला के कम से कम 4-5 प्रकाशक ऐसे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उसको स्थापित किया जाए, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। और यहाँ तक कि उत्तराखंड के लेखकों ने, बहुत सारे लेखकों ने मुझे ये कहा है कि कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली में जाके धक्के खाने पड़ते थे जी, सच में, और ये पता करने के लिए कि प्रकाशक कौन है, किसके यहाँ किताब प्रकाशित की जा सकती है, फिर कोई व्यक्ति उसके संपर्क का ढूंढना होता था प्रकाशक का कि वो बात आगे बढ़ाए। तो अब कम से कम ये नहीं है, अब आप कम से कम उत्तराखंड के प्रकाशक के सामने अपनी स्क्रिप्ट रख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट है, क्या इसका क्या कुछ किया जा सकता है। तो कम से कम मतलब एक स्टेशन के रूप में आप उत्तराखंड को और देहरादून को भी आप गिन सकते हैं। चलिए, हमारी ये बातचीत के इस क्रम में हमारी बहस एक इतने शानदार मोड़ पर आ पहुंची थी, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर सविता मोहन और प्रवीण भट्ट जी, आप दोनों स्टूडियो में आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थी हमारी आज की साहित्य की। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।